काव्य हेतु के बाद अब हम बात करते हैं काव्य प्रयोजन की। काव्य प्रयोजन से अभिप्राय है काव्य रचना के पश्चात उसमें जो फल काव्य रचना का मिलता है वो दो व्यक्तियों को मिलता है, कवि को और सहृदय यानी कि मुक्ता काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य आदि के पाठक को, नाटक के प्रेषक को। तो ये जो फल मिलता है यही काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य प्रयोजन के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले हम भरत के मत पर जाते हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत कहते हैं धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोक उपदेश जननम नाट्यम एतद भविष्यति। अर्थात नाट्य या काव्य धर्म, यश और आयु का साधक होता है, हितकारक होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला और लोक उपदेशक होता है। भामा कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रीति अर्थात आनंद तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। भामा के बाद प्रायः सभी आचार्यों के सामने इस दिशा में संभवतः इन दोनों आचार्यों का आदर्श रहा था। इसलिए वामन और भोजराज कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। रुद्रट चारों पुरुषार्थों के अलावा अनर्थ का उपशम, विपत्ति का निवारण, रोग से विमुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कुंतक चारों पुरुषार्थों के अतिरिक्त व्यवहार के औचित्य का ज्ञान, हृदय का आह्लाद तथा अंतस चमत्कार को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। और अग्नि पुराणकार मोक्ष को छोड़कर शेष तीनों पुरुषार्थों को काव्य प्रयोजन में समाहित करते हैं। इसी तरह से मम्मट के सामने काव्य प्रयोजनों की ये बड़ी सूची प्रस्तुत हो चुकी थी, जिन्हें उन्होंने इस श्लोक में लिखा है। काव्य प्रयोजन बताते हुए मम्मट कहते हैं काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षतिये सद्यः परनिवृत्तिये कांता सम्मित उपदेश युजे। अर्थात काव्य प्रयोजन वे 6 मानते हैं। पहला यश और धन की प्राप्ति, दूसरा धन की प्राप्ति, तीसरा व्यवहार का ज्ञान, चौथा शिवेतर अर्थात रोग का नाश, तुरंत परम आनंद अर्थात रसास्वाद की प्राप्ति और छठा है कांता सम्मित उपदेश। मम्मट के 6 काव्य प्रयोजनों में सद्य पर निवृत्ति अर्थात काव्य पठन अथवा नाटक देखने के साथ तुरंत जो आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन माना है। इसके बाद स्पष्टतः दूसरा स्थान कांता सम्मित उपदेश को देना चाहिए। काव्य द्वारा जो उपदेश प्राप्त होते हैं वे प्रेयसी के द्वारा दिए गए उपदेश के समान मधुर और सहज मान्य होते हैं। इस संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन प्रयोजनों में से किन का अधिकारी कवि है और किन का सहृदय। स्पष्ट है कि यश, धन और रोग नाश का सीधा संबंध कवि के साथ है और व्यवहार ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश का सीधा संबंध सहृदय के साथ है। लेकिन काव्यों का अध्ययन कोई सहृदय यश और अर्थ काव्यों का अध्ययन करके कोई भी सहृदय यश और अर्थ की भी प्राप्ति कर सकता है और अपने निर्मित ग्रंथों के द्वारा कोई कवि स्वयं व्यवहार ज्ञान अथवा उपदेश ग्रहण कर सकता है। अतः सहृदय और कवि भी क्रमशः उक्त प्रयोजनों के अधिकारी माने जा सकते हैं। रोगनाश नामक प्रयोजन का उदाहरण यह दिया जाता है कि सूरज की स्तुति करने से मयूर कवि को कुष्ठ रोग से तथा हनुमान बाहु की रचना से तुलसीदास को बाहु पीड़ा रोग से छुटकारा मिल गया था। इन काव्य प्रयोजन को
अध्ययन करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो काव्य हेतु होते हैं वे काव्य की रचना के कारण है, किस कारण से हम काव्य रचना करने को प्रवृत्त हुए, अर्थात वह काव्य रचना से पहले होता है। और काव्य प्रयोजन काव्य रचना के बाद जो फल मिलता है उसे कहते हैं, यह काव्य रचना के बाद होता है। किंतु काव्य प्रयोजन काव्य रचना के बाद फल की उपलब्धि है, यह स्पष्ट है। मम्मट सहित 6 काव्य प्रयोजन में से, जो मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं उनमें से सद्य पर निवृत्ति सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट प्रयोजन है और इसके बाद कांता सम्मित उपदेश का स्थान है। दुख का नाश अर्थात रोग से मुक्ति काव्य का प्रयोजन मनोविज्ञान के इस आधार पर मान्य है कि कवि रचना करते समय और सहृदय रचना का पठन पाठन करते समय या नाटक देखते समय अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। शेष काव्य प्रयोजनों का संबंध कवि और सहृदय दोनों के लिए साक्षात रूप अथवा प्रकारांतर से है। ये मत संस्कृत काव्यशास्त्र के विद्वानों के थे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी काव्य प्रयोजन दिए गए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार प्लेटो से लेकर I.A. रिचर्ड्स तक अनेक मनीषियों ने काव्य प्रयोजन पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। विषय के आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला लोक मंगलवादी यानी उपयोगितावादी प्रयोजन, दूसरा आनंदवादी और तीसरा मध्यम मार्गी यानी कि लोक मंगलवादी और आनंदवादी जो मार्ग है उन दोनों में समन्वयक मार्ग, मध्यम मार्गी, समन्वयवादी मार्ग। लोक मंगलवादी विद्वान कहते हैं, जिसमें प्लेटो, रस्किन और टॉलस्टॉय का नाम उल्लेखनीय है। प्लेटो ने लोकमंगल को काव्य का चरम प्रयोजन स्वीकार किया है और वे कहते हैं कि आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य का उद्घाटन, लोक व्यवस्था और न्याय संगतता के परिपालन और जगत के सत्य रूप को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य की सर्जना की जाती है। रस्किन के अनुसार काव्य का प्रयोजन है अधिक से अधिक जन समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना करना। और टॉलस्टॉय कहते हैं कि कला आनंद नहीं है बल्कि मानव एकता का साधन है जो मानव मन को सह अनुभूति और परस्पर संवर्धित करती है। इन तीनों काव्याचार्यों के अतिरिक्त नवशास्त्रवादी युग के अनेक चिंतकों ने भी काव्य के द्वारा आह्लाद प्राप्ति की अपेक्षा नीतिपरक उपदेश पर ही अधिक बल दिया है। उदाहरण के लिए ला बोस्चू के कथन अनुसार महाकाव्य का प्रयोजन विषय वस्तु के रूपक के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना है। ये लोक मंगलवादी धारणा पर आधारित काव्य प्रयोजन बताते हैं। जो आनंदवादी धारणा पर आधारित काव्य प्रयोजन निश्चित करते हैं वे उनमें सबसे पहले हम लोंजाइनस को लेते हैं। इनके अनुसार काव्य का एकमात्र लक्ष्य पाठक को मात्र आनंद प्रदान करना, उसे बस उल्लसित कर देना। आगे चलकर इस धारणा के पृष्ठपोषक हैं जर्मन मनीषी शिलर, जो 18वीं शताब्दी के हैं। इनके अनुसार समस्त कला का लक्ष्य है आह्लाद, क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात्त और गंभीर समस्या और दूसरी कोई नहीं है। इनके पश्चात 20वीं शताब्दी के आरंभ में वाल्टर पेटर, विस्लर आदि ने नए ढंग से और अत्यंत तीव्र शब्दों में कला के लिए सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले ने इसका समर्थन किया। डॉक्टर ब्रेडले ने काव्य के लिए भी कहा और इन्हीं के शब्दों में काव्य आस्वाद अपना लक्ष्य स्वयं है, इनका अपना मूल्य है, जीवन के अन्य मूल्यों के साथ इसका कोई मेल नहीं है। जॉन डेनिस का यह कथन उल्लेखनीय है कि
काव्य एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कवि वासना को उद्दीप्त करता है और इसी में किसी काव्य की सफलता निहित है। इनके अनुसार अगर कवि वासना को उद्दीप्त नहीं कर पाता है तो वह सफल कवि नहीं कहा जा सकता है। आनंदवादी धारणा और लोक मंगलवादी धारणा के बीच की भी एक धारणा को अभिव्यक्त करने वाले या मानने वाले कुछ विद्वान हैं, जिन्हें मध्यम मार्गी विद्वान कहा जाता है। मध्यम मार्ग काव्य प्रयोजन को वो स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इनमें सबसे पहले अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु कहते हैं, वो प्लेटो के आक्षेपों का आरोपों का उत्तर देते हुए कहते हैं, कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है। वो मानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, लेकिन यह आनंद नीति सापेक्ष है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। आगे चलकर इसी कथन की व्याख्या ड्राइडन ने भी की। उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन है मधुर रीति से शिक्षा देना। अरस्तु और ड्राइडन के बीच होरेस ने आह्लाद और उपयोगिता इन दोनों के समन्वय पर बल दिया। विक्टर कजिन ने भी कला का उद्देश्य नैतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति माना। कॉलरिज के अनुसार कवि अपने पाठक को नीति का उपदेश देता है, पर इस उद्देश्य का प्राथमिक माध्यम आनंद है। यानी कि उपदेश तो वो देता है, लेकिन वो ऐसी कविताएं, ऐसा साहित्य रचकर उपदेश देता है जिससे पाठक या नाटक का दर्शक आनंद पहले लेता है। जब कोई कवि की रचना को या नाटक को देखने के लिए जाता है तो वह उद्देश्य ग्रहण करने के लिए नहीं जाता, बल्कि आनंद के लिए जाता है। लेकिन उस आनंद की परिणति उपदेश में होता है। हर कविता से, हर साहित्य से जो पाठक या दर्शक होते हैं उन्हें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि का लक्ष्य सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना। शैल काव्य और जीवन का अटूट संबंध मानते हैं और कहते हैं, काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। यानी कि आनंद देते हैं, लेकिन आनंद उपदेश या शिक्षा देने के लिए दिया जाता है और पाठक आनंद लेने के लिए या नाटक देखता है या साहित्य पढ़ता है, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो उसे किसी न किसी शिक्षा में मिलता है। I.A. रिचर्ड्स ने कला के लिए सिद्धांतों को अस्वीकृत किया और कहा कि काव्य के लिए नैतिकता तथा लोक मंगल आवश्यक है। काव्य द्वारा आह्लाद प्राप्ति तो उन्हें मान्य है ही। यानी कि ऐसे काव्य को, ऐसी कला को स्वीकृत करते हैं, ऐसे साहित्य को स्वीकृत करते हैं जो लोक मंगल और नैतिकता धारण किए हुए हो और पाठकों या दर्शकों को आह्लाद या आनंद दे सके। इस तरह से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आनंद और लोक मंगल के इस समन्वित रूप को ही ज़्यादातर स्वीकार किया है। भारत में भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सद्य पर निवृत्ति, रसवास्वादन और कांता सम्मित उपदेश का समन्वित रूप ही स्वीकार किया गया है। हालांकि रसास्वादन को प्रमुख स्थान मिला, पर मधुर उपदेश को गौण, पर फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ जहाँ होती हैं वही ज़्यादा सर्वस्वीकृत और सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये हमारा काव्य प्रयोजन पूरा हुआ और अगला शब्द शक्ति।